हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं सफलता का सफर, आपके सिलेक्शन का सफर। और अपने राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज, उसमें अपने ने फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपने ने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अब आज अपने, ठीक है, स्पेसिफिकली राजस्थान के क्लाइमेट या राजस्थान की जलवायु पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे ठीक एक वीडियो पहले हमने क्या किया था? पहले लेक्चर में क्या था? हमने सूर्य की स्थिति के अनुसार पृथ्वी के सापेक्ष जो सूर्य की स्थिति में बदलाव होता है, वो आपको वापस से दिखाऊंगा मैं। वो सेम अपने जो डायग्राम बनाया था उसके अनुसार पूरे साल भर में जो वेदर चेंजेस होते हैं, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं, तापमान में परिवर्तन होता है, साथ ही साथ दिन की जो लंबाई जो होती है वो कम ज्यादा होती है, जो लेंथ ऑफ द डे जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इन सब को हमने कंसेप्चुअल लेवल पे समझ लिया था। तो वो बहुत जरूरी है जब भी हम इंडिया का क्लाइमेट या राजस्थान का क्लाइमेट, भारत की जलवायु या राजस्थान की जलवायु जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है अभी, तो एक तो पहली ये चीज, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना। अब दूसरी बात, ध्यान से सुनना। आज अपने क्या करने वाले हैं, राजस्थान के क्लाइमेट पर किस चीज पर अपनी चर्चा होगी। तो देखिए, आपके सामने है कि राजस्थान के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो कारक है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उस पर अपने चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ ही साथ कहीं ना कहीं राजस्थान में विंटर और समर सीजन जो है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, सॉरी, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु जो है, उस पर भी अपने पूरा डिस्कशन कर लेंगे भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो लेक्चर अपना आज का। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें अपने मानसून सीजन, वर्षा काल, उन पे चर्चा करेंगे। साथ साथ राजस्थान में पूरे साल भर में जो दाब की स्थितियों में जो प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में पूरे साल भर में तापमान के साथ साथ दाब में परिवर्तन होता है, एयर प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें कब? नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। और अपने सबसे पहले करने वाले हैं राजस्थान के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। लेकिन उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था उसको थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, ये सारी स्थितियां याद कर लो, इन पे अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको मेरे हिसाब से सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्या? कि 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? कर्क रेखा पर होती है। तो 21 जून को राजस्थान की अगर मैं बात करूं, ये भारत की स्थिति है। अवस्थिति लोकेशन है, इसके बीच में से लगभग कर्क रेखा गुजर रही है। राजस्थान के कहाँ? लगभग दक्षिण से। ठीक है, थोड़ा सा अपने पहले डिस्कशन किया हुआ है। तो यहाँ पर अपने अगर कर्क रेखा बनाएं या कोशिश करें तो यूं समझिए, बांसवाड़ा के लगभग बीच में से और डूंगरगढ़ के दक्षिणी भाग को काटते हुए ये अपना 23.5 डिग्री, या इसे मैं बोल दूं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, जिसे अपने क्या कहते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। क्लियर है? तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ये स्थितियां देख लो, 21 जून को सूर्य की स्थिति कहाँ है? कर्क रेखा पर। 21 जून के बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने लगती है, कहाँ? भूमध्य रेखा की ओर। और 22 सितंबर को सूर्य हमसे दूर चला जाता है, तो हमारे यहाँ गर्मी कम हो जाती है। और 22 सितंबर के बाद और ज्यादा दक्षिणायन या साउथवर्ड मूवमेंट होता है सूर्य का। किस तरफ? भूमध्य रेखा या इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या मकर रेखा की ओर। ठीक है, और सूर्य हमसे अधिकतम दूर चला जाता है और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें हमें प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है दिसंबर में हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में दिसंबर के बाद, 22 दिसंबर के बाद सूर्य वापस उत्तरायण होने लगता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगता है, कहाँ? इक्वेटर या भूमध्य रेखा की ओर। और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती है। मार्च आते आते वापस से मौसम सुहाना हो जाता है। और मार्च के बाद वापस से सूर्य उत्तरायण होता है, नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है, किधर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा की ओर। और इस प्रकार जून में फिर से तापमान में वृद्धि हो जाती है और गर्मी का मौसम आ जाता है। तो ये अपने ने पिछले, क्या है, वीडियो लेक्चर में बहुत ही सलीके से, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाकर समझ लिया था भाई। वापस से एक बार देख लो, नजर मार लो इस पे एक बार।
ये अलग अलग स्थितियां हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत या समर सोलिस्टिस कहते हैं। ये जून के बाद सितंबर वाली जो स्थिति है उसे शरद विषुव या ऑटमनल या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। इसके बाद में 22 दिसंबर की स्थिति को शीत अयनांत या विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। और वापस से सूर्य जब इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर पहुंचता है 21 मार्च को, तो इसे वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए भाई, इसी आधार पर हम पृथ्वी को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बांट सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अपने कोपेन और थानवर्ट का जो क्लाइमेट का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो अपने मानसून के अगले वीडियो लेक्चर में अपने क्या करेंगे, मानसून या वर्षा काल। आपके दिमाग में आया होगा सर थानवर्ट या कोपेन की तो बात नहीं की, क्वेश्चन आता है, तो वो उससे जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में होगा। लेकिन ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये अपने पूरे दोनों तीनों जितने भी वीडियो लेक्चर अब आने वाले हैं क्लाइमेट पर, सब में ये चीज काम आने वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई। तो भाई ये मान लो पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीच में ये हो गई अपनी 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या हो गया? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये हो गई अपनी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद में 66.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। और ये हो गया अपना 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और वही सेम 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और फिर वही 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो नाम जल्दी से लिख देता हूं मैं। ये क्या है? ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर है। ठीक है, ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक है, ये क्या है? आर्कटिक। ये क्या है? आर्कटिक रेखा। इसके बाद में दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है? ये है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और ये क्या है? ये है एंटार्क्टिक रेखा। ये उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। अब भाई सीधी सिंपल सी बात है, सूर्य की स्थिति जो है उसके अनुसार जो सूर्य की सीधी किरणें हैं, सूर्य की सीधी किरणें हैं, वो केवल कर्क से मकर रेखा के मध्य ही प्राप्त होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के मध्य ही पूरे वर्ष में कभी ना कभी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, इसीलिए एक छोटी सी चीज है, आपके अपने ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, आप थोड़ा सा सर्च करना इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है ये। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं इसी क्षेत्र से संबंधित है। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सूर्य की सीधी किरणें या सूर्य जो है उसकी उपस्थिति ज्यादा रहती है, प्रेजेंस ज्यादा रहती है। इस वजह से यहाँ पर सौर संभावनाएं ज्यादा होती है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं या पोटेंशियल क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है भाई, और जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसके उत्तर में जाएंगे, ठीक है, सूर्य की किरणें क्या होती चली जाएगी? तिरछी होती चली जाएगी। कर्क रेखा के उत्तर में जाएंगे, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उस पर साल में कभी ना कभी सूर्य की किरणें पहुंचती है, उसके बाद तो एकदम सीधी निकल जाती है। आप ये कंसेप्ट बिठा लेना भी, बाद में आप देखोगे अपवर्तन या रिफ्रैक्शन से पहुंचती है उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर, वो बाद की बातें हैं। ठीक ऐसे ही मकर रेखा के दक्षिण में भी सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाती है। ठीक है, और साल में कभी ना कभी एंटार्क्टिक रेखा या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पहुंच पाती है। उसके बाद तो वही सीधी निकल जाती है, धरती को बिना छुए सीधी निकल जाती है। तो कैसे पहुंचेगी? अपवर्तन या रिफ्रैक्शन से भले ही पहुंच जाए, ठीक है, सूर्य से तो सीधी निकलेगी तो नहीं पहुंचेगी। ठीक है, थोड़ा सा येलो कलर से बनाया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाल से कर लेते हैं। ये वो भाग है जहां सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती है। ठीक है, साल में कभी ना कभी अलग अलग टाइम के हिसाब से अपने ने देख लिया था, ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत वगैरह वगैरह। इसके उत्तर में सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी और उसके बाद तो सीधी निकल जाएगी
बिना धरती को छुए लेकिन अपवर्तन या रिफ्रैक्शन से पहुंचेगी। चलिए भाई, सेम ऐसे ही। तो अब देखिए, ध्यान से देखना भी अब, क्योंकि इस भाग पर कभी ना कभी सूर्य की उपस्थिति रहती है साल में कभी ना कभी, इसी वजह से यहाँ पर उच्च तापमान रहता है और यहाँ की जो जलवायु है उसे अपने उष्ण जलवायु कहते हैं। तो इसी वजह से ये धरती का कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और अगर अपने इसे इंग्लिश में बोलें तो ये है, क्योंकि ये दोनों ट्रॉपिक के बीच में है, तो ये है ट्रॉपिकल। या ट्रॉपिकल, या फिर इसे आप बोल सकते हो टॉरिड क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, टॉरिड क्लाइमेटिक जोन। क्लियर है? कटिबंध किसे कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच में, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसको कहते हैं, इसलिए कटिबंध नाम आया है। इंग्लिश में जोन कह दो। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सुनना, पहले अपने इन दो क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंच ही नहीं पा रही, इसलिए पूरे वर्ष भर तापमान बहुत कम रहेगा, बर्फ जमी हुई रहेगी। इसीलिए हिंदी में ये कौन सा क्षेत्र है, क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहेंगे अपने फ्रिजिड जोन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? फ्रिजिड जोन। इट इज कॉल्ड एज फ्रिजिड जोन। फ्रिज है भाई, बर्फ जमी हुई है। और ये वो धरती का वो भाग है भाई, कहाँ? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5। और सेम वही दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फेयर में 23.5 से 66.5, या मैं बोलूं क्या, कि कैंसर से आर्टिक और कैप्रिकॉन से एंटार्क्टिक के बीच का। ठीक है, ये जो भाग है यहाँ मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। तो भाई एक तो ये ध्यान रखना कि धरती का वो भाग जहाँ मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, ठीक है, या वेदर चेंजेस बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, जैसे अपना बीकानेर, गर्मी आएगी तो पूरा पता चलेगा गर्मी आई है, और सर्दी आएगी तो भी पूरा पता चलता है, अच्छे से पता चलता है कि भाई हाँ, अभी आ गई सर्दी। ठीक है तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? तो इसको अपने फिर से दो तरह से बांट सकते हैं। इसमें 45 डिग्री ले लो, 45 डिग्री। तो निम्न अक्षांश, जब बोलते हैं ना निम्न अक्षांश, मतलब जीरो की तरफ के अक्षांश। तो निम्न अक्षांश मतलब ये समझ लो, जीरो की तरफ के अक्षांश जो छोटे अक्षांश है, तो ये निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र है, ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र मतलब 45 से लेकर 66 की तरफ वाला भाग, ये कहलाएगा शीतोष्ण। तो उपोष्ण और शीतोष्ण में क्या अंतर होता है, पहले अपने इसका इंग्लिश में देख लेते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? तो ये है टेम्परेट जोन। तो ये हो जाएगा निम्न अक्षांश या लोअर, जो क्या कहते हैं लैटिट्यूड्स की तरफ का, हॉट टेम्परेट। ये हो जाएगा हॉट टेम्परेट 45 डिग्री तक। और 45 से लेकर हाई एल्टीट्यूड्स के, या सॉरी हाई लैटिट्यूड्स की तरफ का जो भाग है, 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री तक का जो भाग है, वो हो जाएगा कोल्ड टेम्परेट। क्या हो जाएगा? कोल्ड टेम्परेट। क्लियर है? क्लियर है? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये उपोष्ण या शीतोष्ण क्या होता है? तो देखो भाई, सिंपल सी बात बताऊं आपको मैं, सब अपने एकदम सिंपल बात करते हैं। ठीक है, अपने आपने आप बीकानेर, मैं बीकानेर में हूँ। ठीक है, तो आप राजस्थान की किसी भी जगह पर हो, और एक अपने शिमला ले लो। ठीक है, शिमला हालांकि हाई लैटिट्यूड्स पे तो नहीं है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जरूर है, ऊंचाई पर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अगर अपने शिमला और बीकानेर की तुलना करें तो क्या देखेंगे अपने, कि यहाँ पर मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट है। इसी वजह से ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों इस क्षेत्र में है, इस वजह से यहाँ पे मौसम परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गौर करो आप। अच्छा, आप कहोगे सर शिमला में कहाँ मौसम परिवर्तन स्पष्ट होते हैं? तो आप कभी वहां पर जनवरी में जाके देखो, बर्फ पड़ी होगी, माइनस में तापमान होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा। वहीं आप जून में जाके देखो, आपको दूर दूर तक बर्फ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो वैसे ही बीकानेर में क्या है भाई, बीकानेर में गर्मी और सर्दी पूरी अच्छे से बताती है। लेकिन यहाँ पर अब आप गौर करो, बीकानेर में जो है ना, वो प्रभावी कौन है? ठीक है, डोमिनेंट कौन कर रहा है? समर डोमिनेंट कर रही है। तो ऐसी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जहां मौसम परिवर्तन तो स्पष्ट होते हैं, लेकिन समर सीजन डोमिनेट करता है, तो उसको आप उपोष्ण मान लो। और ऐसा क्लाइमेट जहां पर मौसम परिवर्तन या वेदर चेंजेस तो बिल्कुल क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, लेकिन वहां पर विंटर या शीत ऋतु डोमिनेट करती है, वो शीतोष्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो, और इसी से अपने एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्या?
कि ये कर्क रेखा राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, और साथ साथ ये सूर्य की किरणों के तिरछी होने वाला कंसेप्ट भी दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये अपना राजस्थान का नक्शा, और इसमें अपने देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है वो दक्षिण राजस्थान से गुजरती है। इसका मतलब राजस्थान में अगर आपसे पूछ ले कि भी उष्ण जलवायु कहाँ है, कहाँ मिलती है, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल क्लाइमेट या टॉरिड क्लाइमेट कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे कि सर दक्षिण राजस्थान में मिलता है, मुख्यतः मुख्यतः बांसवाड़ा में और या अपने डूंगरपुर में, ठीक है। कर्क रेखा पर बाकी बातें अपने जो है अपने बहुत ही पहले एक वीडियो में करके आ चुके हैं भाई, याद याद कर लेना उसको, ठीक है। कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान में 27 किलोमीटर है, ठीक है। बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर है, ठीक है। बांसवाड़ा में 26 किलोमीटर, डूंगरपुर में जो है वो 1 किलोमीटर, ठीक है। बांसवाड़ा के ये लगभग कहाँ से, मध्य से गुजरती है, डूंगरपुर के दक्षिण से गुजरती है। और बांसवाड़ा के एक गांव है, कौन सा, छींच गांव, कौन सा गांव है, छींच गांव, उससे बिल्कुल होकर गुजरती है, ठीक है। तो कौन सा गांव है जिससे होके गुजरती है, ये सारी बातें अपने कर चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो होगी उष्ण जलवायु दक्षिण राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो बाकी शेष राजस्थान में, या मैं कहूं भाई सीधी सिंपल सी बात है, बाकी शेष राजस्थान लगभग 90% राजस्थान हो गया। तो मुख्यतः मेनली राजस्थान में कैसी जलवायु है, तो आप कहोगे कि सर उपोष्ण जलवायु है, ठीक है, या अपने क्या कहेंगे, टेम्परेट है। और टेम्परेट भी कौन सा है, तो उपोष्ण को अभी थोड़ी देर पहले हमने समझ लिया कि हॉट टेम्परेट है, बस, ठीक है। अगली चीज, ये जो भारत की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु है, इसे अपने एक चीज से अलग नहीं कर सकते, किससे, मानसून से। तो ये होगी उष्ण मानसूनी जलवायु या ट्रॉपिकल मानसून। तो ये जलवायु कहाँ मिलेगी, ये आपको दक्षिण राजस्थान में मिलेगी, साउथ राजस्थान में मिलेगी, मुख्यतः कहाँ भाई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ठीक है, क्लियर है। और आपसे पूछेगी राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है, तो आप कहोगे मुख्यतः जो है वो उपोष्ण मानसूनी है या हॉट टेम्परेट मानसूनी है। क्लियर है, क्लियर है एकदम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फिर अगला आता है कि सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें। तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, अगर पूरे वर्ष भर में सूर्य की सीधी किरणें अगर कहीं किसी भाग को प्राप्त होगी तो दक्षिण राजस्थान ही है। 21 जून को सूर्य की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, कर्क रेखा पर होती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें किसी को मिलेगी तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा को, फिर डूंगरपुर को। लेकिन देखिए यहाँ पर अपने क्या करते हैं, चार चार जिले याद कर लेते हैं। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, मोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे ज्यादा किसको मिलेगी, बांसवाड़ा को, फिर किसको मिलेगी, डूंगरपुर को, ठीक है। जैसे जैसे अपने उत्तर में जाएंगे, ठीक है, सूर्य की किरणें तिरछी होती चली जाएगी। तो सबसे सीधी बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उसके बाद में प्रतापगढ़, उसके बाद में कंफ्यूजन आएगा भी कि उदयपुर या झालावाड़। तो झालावाड़ जो है वो उदयपुर से थोड़ा सा पहले शुरू हो गया। तो ये हो गया आपके सामने एक ट्रिक आ गई, क्या, बीडीपीजे, क्या आ गई, बीडीपीजे, ठीक है। तो ये ऑफर नहीं है, हाँ, हालांकि इसके आगे अगर आप उदयपुर लगाओगे तो आप कहोगे बीडीपीजे यू, मतलब लो भाई आप पियो बीड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके आगे और याद रख लेना उदयपुर आएगा। तो बीडीपीजे सर्वाधिक सीधी किरणें, सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा को प्राप्त होती है, फिर डूंगरपुर को, उसके बाद प्रतापगढ़ को, उसके बाद झालावाड़ को, फिर तिरछी होती चली जाती है। तो अब अपने करेंगे सर्वाधिक तिरछी किरणें, सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें, मोस्ट टिल्टेड रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो इसमें भी अपने क्या करेंगे, चार जिले करेंगे। तो सबसे उत्तर में गंगानगर है, तो ये हो गया श्री गंगानगर, ठीक है। उसके बाद में हनुमानगढ़, श्री श्री हनु, उसके बाद में चूरू, तो श्री हनु चू, और उसके बाद में बीकानेर। तो देख लेना भाई थोड़ा सा कि चूरू जो है वो थोड़ा उत्तर में, ज्यादा उत्तर में शुरू हो जाता है, पहले शुरू हो जाता है अगर अपने उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं तो बीकानेर से। तो श्री हनु चू बी, ठीक है। तो ये अपने उत्तर में भी सबसे सर्वाधिक तिरछी किरणें या मोस्ट टिल्टेड रेज में भी अपने ने चार याद कर लिए। क्लियर है, तो आई होप ये चीज आपको एकदम समझ में आ गई है। और एक और चीज कि आप कहोगे सर राजस्थान की इस जलवायु को अपने कितने
खंडों में बांट सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये अपने नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट जब अपने कोपेन वाला करेंगे उसमें समझेंगे, वरना कोपेन और थानवट बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा, उसमें अपने राजस्थान को के जलवायुवीय खंडों को समझेंगे। क्लियर है? लेकिन आपको मैं बता देता हूं क्या कि तापमान तापमान और मुख्यतः वर्षा की मात्रा के आधार पर या वर्षा के वितरण के आधार पर ये जो राजस्थान की जलवायु है इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। हालांकि अपने ने पहले एक वीडियो में ये चीज की हुई है, 5 नाम आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन आगे आने वाले वीडियोस में अपने जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें अपने इसको डिस्कस करेंगे भी। तो कौन से भाग है ये? हिंदी की बात करें तो ये है शुष्क, हिंदी में है शुष्क, उसके बाद में अर्ध शुष्क, और पुराने वीडियोस देखें तो आपको पता है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में है उपाद्र, और आपके दिमाग में आ चुका होगा कि सर इसके बाद में है आर्द्र, और उसके बाद में है अति आर्द्र। ठीक है? और इंग्लिश में बोलेंगे इन्हें एरिड। ठीक है, ये हो जाएगा सेमी एरिड। ठीक है, अभी जो ईओ का पेपर हुआ था उसमें यही पूछ लिया था क्वेश्चन कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है। हालांकि ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। तो ये है सब ह्यूमिड, क्योंकि अच्छी तैयारी करने वालों के साथ ये बहुत ही खराब चीज हो जाती है कि आप एकदम आसान बच्चों का पेपर दे देते हो। ह्यूमिड और वेरी ह्यूमिड। ठीक है, उसके बाद में पेपर में कोई धांधली की न्यूज आती है तो फिर अपने दिमाग में आता है कि यार ये तो सर जानबूझ के इजी पेपर दिया है क्योंकि हाई मेरिट चली जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो उससे शक नहीं होगा, कह देंगे पेपर आसान आया था। लेकिन इतना आसान भी मत दो, ठीक है, जिसके लिए पढ़ना ही नहीं पड़े। ठीक है, जो बच्चे बेहतरीन तैयारी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो उनके दिमाग में आया कि यार अगर हम ना भी पढ़ते तो ये पेपर हमारा ऐसे ही जाना था। ठीक है, तो थोड़े पर स्टैंडर्ड का रखना चाहिए भाई। चलिए जो भी है, वो सरकार की जिम्मेदारी अपनी नहीं है, ये देख लेना भी ध्यान से। ठीक है, तो इससे अपने ने क्या देख लिया कि राजस्थान में उष्ण मानसूनी जलवायु कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान है। और राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है? वो उपोष्ण मानसूनी है, हॉट टेम्परेट। ठीक है, और इसे तापमान और वर्षा के आधार पर हम 5 भागों में बांट सकते हैं। अगली चीज, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण। हाँ, ये बीडीपीजे। और सूर्य की सर्वाधिक मोस्ट टिल्टेड श्री हनु चूबी, वो रहा। क्लियर है? तो भाई देख लो आराम से, आगे बढ़ते हैं। इसको अपने मैंने बता दिया, इसको अपने आगे आने वाले वीडियो लेक्चर इससे जस्ट या उसके अगले वाले के अंदर क्लियर करेंगे। चलिए, आज अपने नोट्स की जगह सीधा कर रहे हैं भाई, ताकि आप थोड़ा सा नोट्स में मैंने देखा कि नोट्स पे ध्यान रहता है। ठीक है, नोट्स तो मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। कहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ? अपने टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल कौन सा है? तो अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपना टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो सर्च कर लेना, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और आज वहां पर मैं क्लाइमेट के जो मेरे पीडीएफ नोट्स हैं वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल कौन सा? सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, जो अपना यूट्यूब चैनल है, सेम नाम सेम स्पेलिंग। ठीक है, चलो। तो भी राजस्थान की जलवायु हमें पता चल गई कि मुख्यतः कैसी है। तो कैसी है भी? उपोष्ण मानसूनी है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान की ये जो जलवायु है, या मैं कहूं द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसको इफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, कारक या फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो पहले तो आप देख लो, सीधा सीधा याद कर लो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है अक्षांशीय स्थिति। कौन सी है? अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, सबसे पहला तो ये देख लो भी, अक्षांशीय स्थिति। और कैसे है, जस्ट अपने ने बात की। ठीक है, उसी के आधार पर अपने स्पष्ट करेंगे इसको। अगला जो है राजस्थान में अरावली की स्थिति। ठीक है, अगला जो है राजस्थान में थार का मरुस्थल। ठीक है, अगला जो है समुद्र से राजस्थान की समुद्र से दूरी। ठीक है, भी ध्यान से देखते रहना।
और इसके बाद आपको थोड़ा सा अचरज होगा, हो सकता है थोड़ा सा लगे कि ये कैसे, लेकिन अपने उसको समझेंगे आराम से, चिंता मत करो। भूमध्य सागर, ठीक है भाई, ये क्या होगी, लैटिट्यूडनल पोजीशन राजस्थान की। ठीक है, ये अरावली हो गया, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट हो गया, समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और ये हो गया अपना मेडिटेरियन सी, मेडिट्रेनियन सी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा सागर है जो वर्तमान में आप कह सकते हो कि 33 सागर का अवशेष जो धरती पर अभी बचा हुआ है, वो कौन सा है, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है। ठीक है, इसके बाद भाई, इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को बहुत ही कम मात्रा में प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, बहुत ही लो इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अधिकांश राजस्थान की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर के आसपास है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है, या एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल जो है, भाई आपने देखा होगा ना, स्टेशन पे बोर्ड लगे रहते हैं, हर एक स्टेशन, हर एक जगह की समुद्र तल से ऊंचाई अपने मापन करते हैं। अगर आप बोलते हो कि सर माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, 8,848.86 मीटर है, तो आप उसे सी सरफेस या समुद्र तल से बोलते हो। और भारत में ये चेन्नई के पास का जो समुद्र तल है, वहां से इसका मापन किया जाता है। चलो जो भी है, आप तो इधर देखो ध्यान से, समुद्र तल से ऊंचाई जो है बहुत ही कम मात्रा में, और जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो राजस्थान में मुख्यतः भाई माउंट आबू, माउंट आबू, ठीक है, कहाँ, सिरोही की जलवायु को ही प्रभावित करता है। आपसे पूछ ले कि माउंट आबू या सिरोही की जलवायु शेष राजस्थान से अलग क्यों है, उसका सीधा सा कारण है अधिक ऊंचाई। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान है ये राजस्थान का, इसीलिए इसकी जलवायु शेष राजस्थान की तुलना में अलग है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कारक जिनका ऐसे कारक जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता किस पर, राजस्थान की जलवायु पर। तो ये थोड़ा सा आप ऐसे ही याद रख लेना, पता होना चाहिए। एक तो देशांतर जो होते हैं, एक तो देशांतरीय स्थिति जो होती है, ठीक है, या अपने कहें लॉन्गिट्यूड्स इनका, या अपने कहें लॉन्गिट्यूड्स इनका मौसम के परिवर्तनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिंपल सीधी सी चीज है। और एक तो हो गया ये, और दूसरा दूसरा भाई कौन सा, अल नीनो, ठीक है, या ला नीना या नीनो इफेक्ट जो होते हैं, आप न्यूज में सुनते रहते होंगे, उनका भी उनका भी राजस्थान की जलवायु पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। कोशिश करूंगा इन पर एक अलग से वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हाँ, हाँ, पूरे भारत के मानसून पर जो है इफेक्ट पड़ता है। अब देखो भी, राजस्थान में तो बची कुची वर्षा होती है, देखेंगे अपने अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आपने कहावत सुनी होगी, नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो वैसे ही राजस्थान में ऑलरेडी कम वर्षा हो रही है, तो तो इनका कोई इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिलता ही नहीं। वर्षा ज्यादा हो तो कोई इफेक्ट देखने को मिले भी। अभी आप इतना से याद कर लो, क्या कि अल नीना या अल नीनो कह देते हैं, तो इसका क्या है, तो अपने कहते हैं ना अल्ले, तो ये मतलब अल्ले, ये तो कम हो गया, तो मतलब मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, भारत के मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है अल नीना या अल नीनो प्रभाव का। ठीक है, और ला नीना मतलब और लेके आ, तो और ज्यादा हो गया, तो मानसून पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किसका, ला नीना इफेक्ट का। अल नीनो से भारतीय मानसून कमजोर पड़ता है, ला नीना से भारतीय मानसून मजबूत होता है। क्लियर है, अभी इतना सा याद रख लो, ये सारी चीजें अपने इंडिया में अलग से पढ़ेंगे। चलिए भाई, तो ये देख लो भाई, और सबसे पहले अक्षांश स्थिति है, तो भाई आ जाओ सबसे पहले फैक्टर पर। अक्षांश स्थिति या लैटिट्यूडनल पोजीशन, तो भाई सिंपल सीधी सी चीज है, जब अपने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि राजस्थान जो है, तो ये अपने राजस्थान का नक्शा बना लिया लगभग, ठीक है,
और जब मैं कहता हूं कि राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है, तो अब आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में आपके बैठ चुका है। आप कहोगे सर उपोष्ण, उपोष्ण क्या है? मानसूनी है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं कहूंगा कि राजस्थान में उष्ण मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है क्या? तो आप कहोगे हाँ सर पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। लेकिन राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कौन सी है? उपोष्ण मानसूनी है। तो ये हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिण राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान से क्यों गुजरता है? क्योंकि राजस्थान की अक्षांश स्थिति जो है वो कितनी है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगर राजस्थान की ये अक्षांश स्थिति, ये लैटिट्यूडनल पोजीशन नहीं होती, तो राजस्थान की जो जलवायु है वो हो सकता है उपोष्ण की जगह उष्ण होती। अगर पूरा का पूरा राजस्थान कर्क रेखा के दक्षिण में होता, तो हमारी जलवायु कैसी होती? मानसूनी होती। ठीक है, देशांतर का कोई जल पड़ता नहीं, अक्षांश स्थिति का पड़ता है। कौन सा देश या कौन सा राज्य किस अक्षांश स्थिति पर है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, या ये वो तय करता है कि उसकी जलवायु मुख्यतः कैसी होगी। चलिए, तो ये हो गया अपना पहला पॉइंट, बहुत ही आसान सा था। दूसरा है अरावली। तो देखिए भी सिंपल सीधी सी है। दूसरा पॉइंट करते हैं अपने। दूसरा पॉइंट है अरावली की स्थिति। तो यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनना। जब हम राजस्थान में वर्षा का वितरण पढ़ेंगे, मानसून सीजन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको क्लियरिटी से ये इफेक्ट समझ आ जाएगा कि अरावली का प्रभाव ऐसा क्यों है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भी। ये फिर से हमने राजस्थान का नक्शा बना लिया, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप ज्योग्राफी मेरे से कंप्लीट करोगे राजस्थान की, आपको राजस्थान का नक्शा एकदम बनाना आ जाएगा भी। इस तरीके से राजस्थान का नक्शा बनाने की प्रैक्टिस करते रहा करो। और ये लगभग क्या है? अरावली की स्थिति है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? पालनपुर, पालनपुर गुजरात से लेकर, ठीक है, रायसीना हिल्स दिल्ली तक। ठीक है, इसकी दिशा देखो आप, इसकी जो इसका विस्तार कैसा है, इसका एक्सटेंशन कैसा है। इसका अगर आप इसके एक्सटेंशन की बात करोगे अगर आप, तो इसका एक्सटेंशन जो है वो है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर। और अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भारत में जो मानसून आता है, भारत में जो मानसून आता है, उसकी दिशा भी कैसी होती है? उसकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ठीक है, तो ये मानसून जो आता है उसकी दिशा भी दक्षिण पश्चिम से किधर होती है? उत्तर पूर्व की ओर होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। चलो अपने क्या करते हैं, रा, यहाँ पर भारत का नक्शा और बना लेते हैं। भारत का नक्शा और बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। ये अपने ने एक मिनिएचर नक्शा बनाया अपना, भारत देश महान। ठीक है, और ये उसमें अरावली की अवस्थिति या स्थिति या लोकेशन समझाई। ठीक है, ये राजस्थान है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब अपने मानसून पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में मानसून इस तरीके से, दक्षिण पश्चिम मानसून। अच्छा, ये पवने हैं, मानसून पवने, पवने जिस दिशा से चलना शुरू करती है उसके आधार पर इनका नाम रखा जाता है। तो इसी वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, कहाँ से शुरू? दक्षिण पश्चिम से। इसे हिंद महासागरीय मानसून या इंडियन ओशियन मानसून भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हिंद महासागरीय मानसून या इंडियन ओशियन, ठीक है, मानसून भी कहा जाता है। ये, अब देखिए मेरी बात ध्यान से, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है जो कि तिरकोना है। तो ये जो साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये दो शाखाओं में बटेगा। एक शाखा कहलाई क्या कहलाएगी? अरब सागर की शाखा, ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच। और दूसरी शाखा क्या कहलाएगी? बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की शाखा।
ठीक है। अब देखिए पहले राजस्थान में पहले कौन पहुंचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान में पहले अरब सागर से मानसून पहुंचेगा। ठीक है। तो ये अरावली की स्थिति जो है इसके कैसी है, समानांतर, तो ये अरावली इसको ज्यादा रोकती नहीं, गतिरोध नहीं पैदा करती, तो ये सीधा निकल जाएगा। और ये जो हमारा उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है, यहाँ ये अधिक वर्षा करवाएगा। क्लियर है। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून है, इसमें से एक उप शाखा राजस्थान की तरफ आती है। ठीक है। और ये मुख्यतः राजस्थान में वर्षा करवाती है। इसीलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में मुख्यतः वर्षा, राजस्थान में जैसे पूछे ना राजस्थान की जलवायु मुख्यतः कैसी है, तो आप कहते हो कि सर ट्रॉपिकल मानसून, सॉरी टेम्परेट मानसूनी है, उपोष्ण मानसूनी है। वैसे ही राजस्थान में मुख्यतः वर्षा किससे होती है, तो आप कहोगे सर हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। ठीक है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है भाई, आपने ये क्वेश्चन हो सकता है कभी पढ़ा हो, तो आप समझ गए होंगे कि बंगाल की खाड़ी से क्यों, क्योंकि जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा वाला मानसून इधर से राजस्थान में प्रवेश करता है, तब इसे अरावली कुछ हद तक रोकेगा। ठीक है। और इसी से ही पूरे राजस्थान में वर्षा का वितरण हमें देखने को मिलता है। याद कीजिए, यहाँ 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी, यहाँ 25। तो राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो किधर से किधर है, वो दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट से किधर है, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की ओर है। और इसका बहुत बड़ा कारण क्या है, राजस्थान में अरावली की अवस्थिति या लोकेशन। क्लियर है। आगे बात समझ में, इन्हीं चीजों को आगे डिटेल में समझेंगे। और जब कभी भारत का मानसून पढ़ेंगे मिलेंगे। क्लियर है। चलिए चलिए भाई, चलिए देखते हैं अगला अपना फैक्टर कौन सा है। तो मेरे हिसाब से अगला फैक्टर जो था वो था थार का मरुस्थल। वो कौन सा था, थार का मरुस्थल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अभी हमने क्या बात की, अभी हमने क्या बात की। अच्छा, यहाँ पर अपने बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन आते हैं। और थार के मरुस्थल के साथ साथ हम पश्चिमी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान की बात भी कर लेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी समझ लेंगे कि ये जो राजस्थान का मरुस्थल है इसके बनने का कारण क्या है। तो भाई राजस्थान में ये जो अपनी अरावली है, ये जो अपनी अरावली है, ये अरावली की अवस्थिति होगी। ठीक है। अभी हमने देखा ये क्या है, राजस्थान में अरावली की अवस्थिति। और ये जो है इसके पश्चिम में, इसके वेस्ट में ये कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी कौन सा रेतीला मैदान, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट प्लेन। ठीक है भाई, क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब यहाँ से जब जब साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी अरब सागर शाखा, कौन सी अरब सागर शाखा राजस्थान में आती है, तो अरावली उसे रोकता नहीं। दूसरा, यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है, यहाँ शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। कैसी, शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियां पाई जाती है। अब आप देखिए भी इसकी बात कर रहे हैं केवल अपने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मानसून पवने या बादल वास्तव में क्या है, आप यूं समझो एक बाल्टी है जिसमें पानी है, वो किसी ऐसे क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में वर्षा मुख्यतः किससे होती है, तो आप कहोगे सर ये होती है बंगाल बंगाल की खाड़ी की शाखा से। लेकिन इससे भी राजस्थान में बहुत कम वर्षा क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत लंबी दूरी तय करके आता है। ठीक है, ये जो मानसूनी पवनें हैं बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और ऐसे क्षेत्रों के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, ये पवनें जहां ऑलरेडी ह्यूमिडिटी आर्द्रता ज्यादा है। तो अब मेरी बात वापस से सुनना, मानसून पवनें या बादल वास्तव में क्या एक बाल्टी की तरह है। अगर किसी आर्द्र क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे हैं तो इसमें और ज्यादा पानी आता रहता है। और ये एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है कि बाल्टी पूरी भर गई, उसके बाद बारिश हो जाएगी। ठीक है, और यही 0 डिग्री
मतलब कंडेंसेशन से बारिश बनती है या बादल बनते हैं, सॉरी, कंडेंसेशन के प्रोसेस से। और जब ये थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर कंडेंसेशन होता है तो इसे प्रेसिपिटेशन या वर्षा कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे हो तो बर्फबारी हो जाती है या ओले पड़ते हैं। अब उसको छोड़ो, आप तो यूं समझ लो कि ये बाल्टी है और नीचे ऑलरेडी आर्द्रता है, नदियों का जाल है, तो उसमें और ज्यादा आर्द्रता आएगी। नीचे घने वन है, और ज्यादा आर्द्रता आएगी और ये वहीं पर बारिश करवा देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो वन वन की कमी है, ये तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है। इसी वजह से इसके ऊपर से जब अरब सागर की शाखा का मानसून गुजरता है तो कोई खास वर्षा होती नहीं। तो ये कम वर्षा का एक कारण है, कम वर्षा का एक कारण कह सकते हो। बहुत से कारण है, उनमें से कोई एक कारण है। एक अरावली की अवस्थिति भी कारण है। अगली चीज, ये जो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है, यहाँ पर मिट्टी कैसी है, डेजर्ट सॉइल है। इस डेजर्ट सॉइल के कण कैसे होते हैं, इसके कण मोटे होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के कण कैसे हैं, मोटे कण। ठीक है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसीलिए इनकी जल धारण क्षमता, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो एक तो इनमें फर्टिलिटी नहीं मिलती इस वजह से। दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये ताप, जब सूर्य सूर्य से जो हमें ताप प्राप्त होता है, जो हीट प्राप्त होती है, तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कण मोटा है। तो ये ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा, हीट का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, और जो चीज जितना ज्यादा और जितना तेजी से ऊष्मा का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन करता है, वो उतनी ही तेजी से ऊष्मा का उत्सर्जन भी करता है। ठीक है, एमिट भी करता है। तो दिन के समय ये कण जो है ऊष्मा का बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर लेंगे, अवशोषण कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। रात में बहुत तेजी से ऊष्मा को वापस छोड़ देंगे। तो दिन के समय इसी वजह से, दिन के समय विशेष तौर से गर्मियों में इसी वजह से तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और रात में वही तापमान वापस से कम हो जाता है। तो इससे आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे एक तो ये फर्क पड़ेगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान पहुंच जाता है, जिसके पीछे यहाँ की मिट्टी भी एक कारण है। दूसरा दूसरा भाई, यहाँ पर हमें एक दैनिक तापांतर, क्या, दैनिक तापांतर जो है, ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में, थोड़ा इधर लिख देता हूं, डाइअर्नल। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना भी। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और कहते हैं ना भी कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, मतलब दैनिक तापांतर का मतलब है दिन में 24 घंटे में जो है वो तापमान में जो परिवर्तन होता है, या आप यूं समझ लो दिन में जो सबसे ज्यादा तापमान होता है और रात में जो सबसे कम तापमान होता है, उन दोनों के बीच का अंतर। तो सबसे ज्यादा दैनिक तापमान का टेम्परेचर टेम्परेचर है यहाँ पर मोटे कण की बलुई रेतीली मिट्टी भी है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर होगी। और ये हमने थार के राजस्थान की बात और कर लेंगे। तो यहाँ पे पूर्वी राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना भाई, कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की तरह ही, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है 49 डिग्री सेल्सियस तक क्यों पहुंच जाता है, क्या कारण है इसका? तो भाई इसका कारण है यहाँ पर पाए जाने वाला बलुई पत्थर। ठीक है, सैंडस्टोन, जो कि सूर्य की उष्मा से अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो पूर्वी राजस्थान में उच्च तापमान की जो परिस्थितियां पैदा होती है, उसके पीछे बलुई पत्थर या सैंडस्टोन की अधिकता है। और इधर धौलपुर है जो कि अपने लाल बलुआ पत्थर के लिए भाई वर्ल्ड फेमस है। और भाई अपना जो नया संसद भवन पार्लियामेंट हाउस बना है, इसके अलावा लाल किले जो बने हुए हैं आगरा और दिल्ली, उसमें इसी सैंडस्टोन का उपयोग किया गया है। तो भाई जल्दी से देख लो और समझ लो कैसे थार का मरुस्थल हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। अगली चीज है समुद्र से, समुद्र से दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब देना।
ठीक है, हमेशा पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में बच्चे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। यहाँ से क्वेश्चन उठा लोगे, खुद भी सर्च करो, लेकिन अगले वीडियो में इसका मैं आपको 100% आंसर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भी मुझे पता चले कि कौन से बच्चे हैं जो एक्टिवली मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई चीज सर्च करके तारीफ करते हो। अच्छा लगता है, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है। ठीक है, कोई गलती होगी तो वो भी बताओ। और मेरी एक बात और, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर करो भी। ठीक है, तो जो अपने लाइव सेक्शन में नहीं, आप जो परमानेंट कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर वो आंसर करो, ताकि वो हमेशा के लिए अपने सामने रहे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करती है। तो राजस्थान समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए इसीलिए एक तो यहाँ पर समुद्र का समतापीय प्रभाव देखने को नहीं मिलता। समुद्र का समतापीय प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। इंग्लिश में से कहते हैं आइसोथर्मल इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा, राजस्थान जो समुद्र से दूर है, समुद्र के काफी अंदर जाकर है, इसीलिए हमें यहाँ कॉन्टिनेंटल, या इसे कई बार कॉन्टिनेंटलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा गला खराब है, भी ध्यान थोड़ा ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी क्या होती है या कॉन्टिनेंटल इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो समुद्र से जो जितना ज्यादा दूर होगा, अंदर की तरफ होगा, किसी भी कॉन्टिनेंट में, किसी भी महाद्वीप में, वहां पर तापमान जो है उच्च तापमान की कंडीशन मिलेगी, हाई टेम्परेचर कंडीशन मिलेगी। ठीक है, तो इसे उप महाद्वीप्यता, उप सॉरी उप महाद्वीप्यता नहीं, महाद्वीप्यता भी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है वो समझ लेते हैं भाई। अपने मेन चीज तो उस पे आओ, जो अपना कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। तो भाई, आप यूं समझो कि आप गोवा घूमने गए हो। कहाँ गए हो? गोवा घूमने गए हो, क्योंकि सुनने में भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप कहीं समुद्र के तट पर आपने कोई कॉटेज या होटल लिया हुआ है, और वहां पर आप गौर करोगे कि जो खिड़की दरवाजे होते हैं वो हमेशा समुद्र की ओर रखे जाते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो ये आप समझो एक ही जगह है, बस ये दिन है, ये रात है। तो यहाँ दिन है तो इसका मतलब सूर्य उगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा भाग है? जलीय भाग है, समुद्री क्षेत्र है। ये कैसा भाग है? स्थलीय भाग है। ठीक है, ये कैसा? समुद्री क्षेत्र जलीय भाग, और ये कैसा? लैंड पोर्शन स्थलीय भाग। अब क्या होगा? दिन के समय सूर्य की उष्मा बराबर इस समुद्री क्षेत्र को और स्थलीय भाग दोनों को मिलेगी दिन के समय। ठीक है, तो एक तो ये याद रख लेना, दिन के समय दोनों को बराबर मिलेगी। लेकिन जल की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब मोटा मोटा अगर सरल शब्दों में देखें, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो इसको यूं समझ लो, जल और स्थल। ठीक है, आप तो एक तो पानी ले लो, और घर में मिट्टी ले लो, जैसे अपने कई बार मूंगफली सेकने के लिए लेते हैं ना, और बराबर आंच पर इनको गर्म करो। ठीक है, पानी जो है वो गर्म होने में समय लेगा, टाइम लेगा, और मिट्टी जो है वो जल्दी से गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको इस तरीके से समझना। तो स्थलीय भाग जो है दिन के समय जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ का तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठती है। और वायु का दाब जो होता है सतह पर, उसे ही वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। तो गर्म हवा ऊपर उठ गई, तो यहाँ पर स्थल पर एयर प्रेशर या वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। जबकि उल्टा जलीय भाग जो है, वहां पर यहाँ की तुलना में, सॉरी, वहां पर स्थलीय भाग की तुलना में टेम्परेचर क्या है? कम है। तो यहाँ की वायु जो है, एयर जो है, वो यहाँ की वायु या एयर की तुलना में कैसी है? ठंडी है। तो ये इसकी तुलना में स्थल के ज्यादा निकट होगी, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। अब ये हो गया प्रेशर ग्रेडियंट। क्या हो गया ये? प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं इसे दाब प्रवणता। ठीक है, तो अब एक चीज सिंपल सी ध्यान रख लेना कि जब भी प्रेशर ग्रेडियंट आपको दिखे, तो अब आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? कि अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर पवनों की गति होती है।
अच्छा, इसको यूं भी समझिए, ये जो ऊपर नीचे गति कर रही है हवा, इसे क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। ठीक है, एयर कहते हैं, इसीलिए एयर प्रेशर या वायु दाब होता है। ठीक है, और जब जब इस प्रकार हॉरिजॉन्टल या, ठीक है, क्षैतिज गति होती है, ठीक है, तो फिर ये पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। और हमेशा पवन जो है वो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर जाएगी। तो ये जो है दिन के समय, ये दिन के समय जल से, जो समुद्री भाग है उससे स्थल की ओर पवनों की गति हो रही है, इनको कहते हैं समुद्री समीर। क्या कहते हैं? समुद्री समीर। ठीक है भी, सलमान खान की मूवी थी ना समीर, मतलब ठंडी हवा का झोंका, याद आ रहा है भाई? ठीक है, ऐश्वर्या राय और सलमान खान की मूवी। और इंग्लिश में इसे कह देते हैं सी ब्रीज। ठीक है, अब देखिए रात को क्या होगा। अभी मैंने कहा जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो रात के समय क्या होगा, स्थल जो है वो अपनी ऊष्मा का उत्सर्जन करके, एमिट करके, भाई एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ का टेम्परेचर जलीय भाग की तुलना में ज्यादा ठंडा हो जाएगा, या कम हो जाएगा, सॉरी, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो स्थलीय भाग पर वायु दाब या एयर एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और इसकी तुलना में जलीय भाग जो है वहां का टेम्परेचर क्या है? वहां का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पर एयर प्रेशर क्या है? कम। तो रात को ये दाब प्रवणता पलट जाएगी, उलट जाएगी, और क्या होगा? ये पवन की दिशा उल्टी हो जाएगी, स्थल से समुद्र की ओर चलना शुरू कर देगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर जा रही है, और मैंने कहा था भी पवनें जहां से चलना शुरू करती है उसके आधार पर उनका नाम रखा जाता है। तो ये हो जाएगी स्थलीय समीर। क्या हो जाएगी ये? स्थलीय समीर। ठीक है भी, और इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, अब आप ऐसे सिंपल सा, आरएस में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, कि सब क्षेत्रों में दिन के समय कौन सी है या उनकी दिशा कौन सी होती है, तो डायग्राम लेना, चीजें समझ में आ जाएगी। अब मेरी बात से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ये जो हमारा दक्षिण भारत है ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो जब गर्मी ज्यादा होती है तो हमें पंखा चलाना पड़ता है, पंखे से हमें जब चैन और सुकून नहीं आता तो भाई सिंपल सीधी सी बात है, कूलर चलाना पड़ेगा। तो कूलर कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? आर्द्रता या ह्यूमिडिटी पर काम करता है। तो कूलर में जो टाटे होते हैं वो गिल्ले होते हैं। मोटर से आप पानी चलाते हो कूलर में, बिना पानी मोटर चलाए कूलर चलाओगे तो वो ठंडी हवा देगा क्या? नहीं देगा, गर्म हवा ही देगा, वो पंखे का काम करेगा। तो वो टाटे जो होते हैं गीले होते हैं, ठीक है, कूलर के, उसमें से जब वो गर्म हवा निकलती है तो वो क्या करती है? उस ह्यूमिडिटी, उस आर्द्रता की प्रेजेंस में ठंडी हो जाती है और आपको ठंडी वायु प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसी वजह से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दक्षिण भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो ये मतलब अपने तीन ओर क्या लगा के बैठा है? कूलर लगा के बैठा है। तो ये इसी वजह से दक्षिण भारत में गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा तापमान पहुंचता ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि यहाँ पर समुद्र का समतापीय प्रभाव या आइसोथर्मल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो नॉर्थ इंडिया है ये एसी लगा के बैठे हैं, ठीक है, एक तरीके से, और ये कूलर लगा के बैठे हैं, और एक हम हैं यहाँ पर जो आंधी के थपेड़े सहते हैं। हमारे यहाँ सिंपल पंखा लगा हुआ है और वायु घूमती रहती है यूं। ठीक है, वायु भंवर बनते रहते हैं, घूमती रहती है, आंधी आती रहती है। थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो। और अब देखो भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि दिन और रात में ये पवनों का आना जाना, पवन का आना जाना लगा रहता है, इसी वजह से समुद्री क्षेत्रों में तापमान जो होता है वो बहुत ज्यादा नहीं जाता। और इसे ही कहते हैं समुद्र का समतापीय प्रभाव या आइसोथर्मल इफेक्ट, जो हमारे राजस्थान में देखने को नहीं मिलता। और राजस्थान में इसी वजह से जो है कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट या कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर या क्लाइमेट पाया जाता है। महाद्वीपीयता देखने को मिलती है, तापमान क्या होता है? सामान्यतः उच्च रहता है। क्लियर है? हाँ भाई, तो ये अगला कौन सा फैक्टर अपना अगला था? भूमध्य सागर। लेकिन भूमध्य सागर से पहले मैं एक चीज और समझा दूं आपको कि ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होती है इसका क्या प्रभाव होता है। जैसे अपने ने समुद्री क्षेत्र की बात करी, जैसे अपने ने समुद्री क्षेत्र की बात की, वैसे ही अगर अपने किसी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो अब आप यूं समझो भाई कि आप कुल्लू मनाली या शिमला घूमने गए हो, फिर से आपको अच्छा लगेगा, और आप कहीं पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे हो, ठीक है, और वही सेम चीज अपने को एक ही, ये भाई एक ही जगह है, बस ये दिन और ये रात,
ये दिन है, ये दिन का समय है, और ये क्या है, रात का समय है। दिन के समय सूरज उगा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो चट्टानी भाग है ये कौन सा है, रॉक रॉक सरफेस है, चट्टानी भाग है। तो दिन के समय ये चट्टाने जो हैं वो, अभी अपने ने बात की थी ना कौन सी, सैंडस्टोन वगैरह, तो इस तरीके से समझ लो ये चट्टानी भाग जो है वो स्थल की मिट्टी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा। तो दिन के समय क्या होगा कि जो पहाड़ी का ऊपर वाला क्षेत्र है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और इसकी तुलना में जो घाटी वाला क्षेत्र है, वैली वाला क्षेत्र है, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, इसकी तुलना में कम होता है और एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो दिन में क्या होगा, दिन में पवनों की दिशा किस प्रकार होगी, घाटी क्षेत्र से, ठीक है, किधर, घाटी क्षेत्र से कहाँ, पहाड़ी क्षेत्र की ओर, ऊंचाई की ओर। इसीलिए इसीलिए इन्हें घाटी समीर या वैली, या कई बार इसे लैंड ब्रिज भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे वैली ब्रिज बोल दो आप, ठीक है। तो दिशा याद रखना दिन के समय, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता ही नहीं अपने को। और और रात के समय क्या होगा, अभी जो चट्टाने तेजी से गर्म हुई है वो तेजी से ठंडी होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ का तापमान घाटी के तुलना में क्या हो जाएगा, कम, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और इसकी तुलना में घाटी वाले क्षेत्र में, वैली वाले क्षेत्र में टेम्परेचर होगा ज्यादा और प्रेशर क्या होगा, कम। तो अब क्या होगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर उल्टी गति में पवनें बहना शुरू कर देगी, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पर्वतीय समीर कहा जाता है, ठीक है, या फिर इन्हें माउंटेनियस ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। और ये पवनों का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता और एक समान बना रहता है, क्योंकि ये एक तरह का आइसोथर्मल इफेक्ट हमें पहाड़ी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये अगर हम राजस्थान पे अप्लाई करें तो राजस्थान में ऐसा बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र है ही नहीं, और ले दे के अपना एक माउंट आबू है। और मैंने आपको बता दिया था कि माउंट आबू की जो जलवायु है वो बाकी शेष राजस्थान से क्यों अलग है, क्योंकि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई शेष राजस्थान की तुलना में अधिक है। तो कारण है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पवनों का आना जाना लगा रहता है, कहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में और कहाँ समुद्री क्षेत्रों में, इसीलिए यहाँ पर घर वगैरह इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनके खिड़की दरवाजे यहाँ पर तो समुद्र की ओर और पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ की ओर रखें, ठीक है, जिससे पवनों का या हवा का जो आना जाना है वो लगातार बना रहे, ठीक है, और अपने को अच्छा लगे, मेन बात। चलिए भाई, ये थोड़ा सा समझ गए आप। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं, उसके बाद भूमध्य सागर पे आएंगे अपने। क्या क्या समझना है अपने को कि भी राजस्थान में हमने कहा कि मरुस्थल, जो मरुस्थल वाले वाले पार्ट में एक चीज रह गई थी, उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब आपको ये तो अच्छे से पता है कि राजस्थान में भाई करोड़ों साल पहले हाकरा नदी बहा करती थी, ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व अपने कहते हैं ना, हाकरा नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी, हरा भरा क्षेत्र था। ये ये भूमिगत कारणों की वजह से, इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से जो भूमि का क्षेत्र ऊपर उठा, तो ये सरस्वती नदी जो है एक्सटेंट हो गई, विलुप्त हो गई, हाकरा नदी विलुप्त हो गई। यमुना नदी जो सरस्वती नदी में आकर मिलती थी वो गंगा की तरफ चली गई। आज भी इसके अवशेष, सरस्वती नदी के अवशेष घग्गर नदी और लूनी नदी के रूप में राजस्थान में मिलते हैं, ठीक है। इसीलिए घग्गर नदी और लूनी नदी दोनों का ही अन्य नाम सरस्वती नदी भी होता है। ये सारी चीजें अपने पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आप कह सकते हो कि राजस्थान में जो है वो आंतरिक गतिविधियों की वजह से नदियां विलुप्त हुई। तो पहले तो क्या हुआ, जो नदियां हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हुई। और उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं, ठीक है, जो अपने ह्यूमन एक्शंस हैं, जैसे एक्सेस के अंदर कैटल रियरिंग, अतिचारण, इसको तो याद ही कर लेना ढंग से, ठीक है।
या वनों की कटाई या वनों का उन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इनसे क्या हुआ, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कम होती चली गई, और ह्यूमिडिटी आर्द्रता कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने समझा था वर्षा या रेन जो है वो कम होगी। ये कम होगी तो वेजिटेशन या वनस्पति जो है वो भी कम होगी, और ये सारे इफेक्ट जब होंगे तो धीरे धीरे जो क्षेत्र है वो किस में बदल जाएगा, वो क्षेत्र मरुस्थल में बदल जाएगा। तो जब हम अपने, इसका एग्जाम्पल अपना थार का मरुस्थल, इसका एग्जाम्पल अपना थार डेजर्ट, और अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जब अपने बात करते हैं थार मरुस्थल की तो हम कहते हैं विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जितने भी जितने भी मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, या मैं कहूं जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, या पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, जनसंख्या घनत्व वाला। और विश्व में जितने भी डेजर्ट है उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला मरुस्थल है ये। इसके साथ साथ एक चीज और याद कर लो कि इसके बनने के पीछे जो मेन कारण है वो मानवीय क्रियाएं हैं। ये भी इसे कहीं ना कहीं, ये भी इसे कहीं ना कहीं अन्य मरुस्थल या बाकी के जो डेजर्ट्स हैं उनसे अलग करता है। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो एक्सेस कैटल रियरिंग या अति पशु चारण को माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी याद, भाई क्यों याद कर लेना, तो कई बार क्या क्या होता है कि बारिश कम होती है, तो यहाँ पर देखो बारिश कम होने लगी तो मरुस्थल बना, तो जरूरी नहीं है कि मरुस्थल की कमी की वजह से ही बारिश कम हो, कई बार अन्य कारणों की वजह से बारिश कम होती है। बारिश की वर्षा की मात्रा या बारिश की मात्रा कम होने पर भी मरुस्थल बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई कि हमारा जो मरुस्थल है वो प्रारंभिक रूप से वर्षा की कमी, आर्द्रता की कमी की वजह से बना कारण है। की बात करें तो आज हमारे मरुस्थल जो स्थितियां हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पे वर्षा कम हो रही है। ये बना खुद किसकी वजह से, क्योंकि वर्षा धीरे धीरे या आर्द्रता धीरे धीरे या रेनफॉल धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन आज की बात करें, जब ये बन चुका है आज, तो आज इसकी वजह से भी हमारे यहाँ वर्षा कम हो रही है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़े। अब एक चीज और, फिर आते हैं भूमध्य सागर पर। ठीक है, एक होता है आतपन, आतपन। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन। तो कई बार कहते हैं ना हमारे यहाँ सौर ऊर्जा की संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आतपन या इंसुलेशन से समझते हैं, और कहीं ना कहीं हमें पता चलेगा कि पश्चिमी राजस्थान में वेस्टर्न जो हमारा राजस्थान है वहां पर तापमान ज्यादा क्यों रहता है। तो भी आतपन वास्तव में क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। सूर्य से हमें ऊष्मा या हीट जो है वो प्राप्त होती है। अब हम दो ऐसे क्षेत्रों की तुलना कर रहे हैं जो सूर्य से बराबर एंगल पर या बराबर दूरी पर है। ठीक है, एक जो भाग है वो क्या है भाई, वो है चट्टानी मरुस्थल। कैसा है, चट्टानी मरुस्थल है, या मरुस्थल मान लो या चट्टानी मरुस्थल बोल रहे हो तो इसे अपने हमादा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हमादा बोल सकते हैं। क्लियर है। और एक ऐसा भाग है जहां सघन वनस्पति है। तो आप यूं समझ लो, एक तो अपने चूरू या जैसलमेर की बात कर रहे हैं, एक अपने झालावाड़ की बात कर रहे हैं। झालावाड़ जहां सघन वनस्पति है। ठीक है, ये क्या है, सघन वनस्पति, डेंस फॉरेस्ट। तो अगर ये डेंस फॉरेस्ट होगा तो यहाँ पर जो चलो लाल से दिखा देते हैं, यहाँ पर इन वृक्षों से निकलने वाली गैस का आवरण भी ज्यादा होगा। क्लियर है। अब देखिए,
सूर्य से ऊष्मा एक यहाँ सीधी पहुंच रही है और एक यहाँ पहुंच रही है, यहाँ पर बिना किसी बेरोक टोक के पहुंची है। इसका बहुत बड़ा भाग तो यहाँ से सीधा वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है। सेम यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। कुछ तो यहीं से हो जाएगा, कुछ यहाँ से होगा। यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा जो है वो ज्यादा पहुंच रही है, कहां तक, धरातल तक, और यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा जो है वो यहाँ की तुलना में कम पहुंच रही है, ठीक है। अब हम सूर्य की ऊष्मा जो है वो धरातल जो प्राप्त करता है उससे दर्शा रहे हैं कैलोरी प्रति, हाँ भाई ध्यान से सुनना भाई, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी कहते हैं ना ऊष्मा की इकाई को, ठीक है। तो अब हम इसे क्या कर रहे हैं, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई समय में सूर्य की जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम इंसोलेशन या आतपन कहते हैं। पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम में जो हीट हमें रिसीव होती है सन से, वो हम क्या कहते हैं, उसे आतपन या इंसोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे दोनों के आतपन की। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो आतपन है वो कितना है, तो वो होता है 2.43 के आसपास। कितना हो गया अभी, 2.43 या 2.41 कैलोरी, 2.41 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और यहाँ का जो आतपन या इंसुलेशन है वो कितना है, वो होता है 1.91 के आसपास, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1.93 के आसपास। और चलो 1.3 में तो कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आतपन या इंसुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर आतपन या इंसुलेशन कम है, तो ज्यादा ऊष्मा ये प्राप्त कर रहा है, इसीलिए मरुस्थल में तापमान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और ऐसे क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की संभावना या पोटेंशियल जो है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है भाई। और इसीलिए जोधपुर को ऐसी परिस्थितियों की वजह से सर्वाधिक सौर ऊर्जा संभावना वाला जिला माना जाता है, ठीक है। मोस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल जो है वो किसका माना जाता है, जोधपुर का माना जाता है। तो जल्दी से इसको देख लो भाई और आगे बढ़ते हैं अपने। देख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब अपने लास्ट फैक्टर करेंगे, बीच में बहुत सारी बातें होगी। ये चीजें इसलिए पहले समझा दी क्योंकि ये चीजें जब अपने पहले ही समझ लेंगे तो अपना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, धरती पर कहीं ना कहीं भूमध्य सागर है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कहाँ, मतलब यूरोप और अफ्रीका के बीच में है बेसिकली, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। तो वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आराम से देखेंगे कौन कौन से देश इसके चारों ओर है। अभी तो आप याद कर लो कि ये भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी है। इसी के पास में कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। एक ब्लैक सी है, ठीक है, काला सागर है। और उसके और ज्यादा अपने पूर्व में आएंगे तो अपना कहीं ना कहीं भारत आएगा। ये कहीं ना कहीं भारत आ गया। क्लियर है। तो अब देखिए, यहां से अपने कंसेप्ट समझेंगे तो मेरे को लगता है अभी कारक जो अपने ने समझे हैं, ठीक है, इस कारक पर ही एक अपनी पूरी क्लास को रोक देते हैं अपने, ठीक है। ये लास्ट कारक है, ठीक है। और अपने जो नेक्स्ट वीडियो में अपने क्या करेंगे, समर और विंटर सीजन को समझेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपने क्या कर रहे हैं कि इस कारक पर ही आज की क्लास को थोड़ा थाम रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, समर और विंटर सीजन को समझेंगे। क्यों समझेंगे,
तो क्यों इसी वीडियो में नहीं समझ रहे? तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब अपने कारक में पूरा कंसंट्रेशन दे दिया और कहीं ना कहीं अपने ने वर्ल्ड या फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट समझ लिए, अब अचानक से वापस से राजस्थान, प्योर राजस्थान ज्योग्राफी पे आना थोड़ा अपने लिए अजीब सा हो जाएगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो है समर और विंटर सीजन को समझेंगे। तो वीडियो को थोड़ा देखो, यूट्यूब पे समझाने पढ़ाने का सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगती है कि अपने चीजों को विस्तार से समझा सकते हैं। कईयों को चीजें थोड़ी संकुचित चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जो जीरो लेवल पे बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार में चाहिए। तो यहाँ पर आपका प्री मेंस सारा कवर हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट समझ के चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी ना कभी अपने साइक्लोन्स पढ़ोगे, चक्रवात पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि उष्ण चक्रवात होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो भारत में मुख्यतः पूर्वी पूर्वी घाट या ईस्टर्न कोस्टल एरिया से आकर टकराते हैं मुख्यतः। कई बार इधर भी आ जाते हैं, जैसे अभी अपने राजस्थान में आया था, कौन सा चक्रवात था भाई, कौन सा, विपर्जॉय, लेकिन मुख्यतः की तरफ आते हैं। ये होते हैं उष्ण चक्रवात, ठीक है, ट्रॉपिकल, ये होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन इसके अलावा पृथ्वी पर उपोष्ण या शीतोष्ण चक्रवात भी मिलते हैं, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन्स भी मिलते हैं। तो भूमध्य सागर से क्या है, ये टेम्परेट साइक्लोन्स जो है वो उठते हैं भाई। ये अतिरिक्त आर्द्रता कैस्पियन सागर से लेते हैं, काले सागर से लेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करते हैं। कहां से होकर, पाकिस्तान के पेशावर होकर। भाई पेशावर से ही दिलीप कुमार साहब और देवानंद जी आए थे, तो वो भी ऐसे बोल सकते हो कि वो भी हमारे की तरह आए, और फिल्मी दुनिया का पूरा इतिहास है उनपे, वो अलग बात है अभी। अब थोड़ा इधर से फोकस करना कि भूमध्य सागर से कौन से चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स। क्लियर है? ये जो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो दक्षिण भारत की तरफ आते हैं, उष्ण चक्रवात की तुलना में लंबी दूरी धीमा होता है, इनसे तूफान आता है, इनका प्रभाव धीमा होता है, इनसे हल्की बारिश होती है, लंबे समय तक होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कोल्ड टेम्परेट साइक्लोन्स के रूप में गति करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं भाई इसको। ठीक है, ये हो गया कोल्ड टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रति चक्रवात, ये वातावरणीय या वायुमंडलीय, इसको थोड़ा सा एक बार रट लेना, ये जब भी अपने चक्रवात वगैरह पढ़ेंगे तब समझेंगे, वायुमंडलीय प्रति चक्रवात, ठीक है, या इसे आप बोल लो क्या, एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोन्स, साइक्लोन जब समाप्त होने लगता है के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं, कहां से होकर, पाकिस्तान के पेशावर होकर, क्योंकि ये पश्चिम से आ रहे हैं। भारत के किधर आ रहे हैं, पश्चिम से आ रहे हैं। ये खुद तो पूर्व में गति कर रहे हैं, लेकिन भारत का तो पश्चिम है ना ये, तो इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्दियों में आते हैं ये, ठीक है, दिसंबर जनवरी में। कब आते हैं, दिसंबर और जनवरी में। तो हमारे यहाँ अच्छा भला दिसंबर जनवरी वैसे ठंड का मौसम है, और ठंड में ये बारिश आ जाती है, तो हमें क्या करती है, वेस्ट से आके डिस्टर्ब कर देती है। तो पश्चिमी विक्षोभ का नाम है इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ठीक है। कब आते हैं ये भारत में, दिसंबर जनवरी में। और इनसे क्या होती है, इनसे क्या होती है, भारत में हल्की वर्षा होती है, ठीक है, माइल्ड, ठीक है, रेनफॉल होता है मुख्यतः कब, दिसंबर जनवरी में। और इस दिसंबर जनवरी या सर्दी के मौसम में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, ठीक है।
और ये मुख्यतः देखो भाई ध्यान से, पंजाब पंजाब में सबसे ज्यादा होती है ये 25 सेंटीमीटर के आसपास। इसके बाद हरियाणा, इसके बाद ये जो अपना नॉर्दर्न राजस्थान है, और इसके बाद में यूपी, यूपी के बाद में बिहार, और बिहार में भी भाई पटना, ये पटना तक जाती है। और पटना में 25 सेंटीमीटर से इसकी मात्रा कम होते होते पटना तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 सेंटीमीटर रह जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है माव। तो भूमध्य सागर से कोल्ड टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण चक्रवात उठते हैं, जो अतिरिक्त आर्द्रता काले सागर या कैस्पियन सागर से ग्रहण, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी लेते हैं, और वायुमंडलीय प्रति चक्रवात या एटमॉस्फेरिक एंटी साइक्लोन्स के रूप में भारत में आते हैं। इन्हें भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, पाकिस्तान के पेशावर होते हुए। और ये भारत में मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दिसंबर जनवरी में हल्की वर्षा करते हैं। दिसंबर जनवरी में शीत ऋतु में होने वाली इस वर्षा मावट की कहते हैं, जो कहाँ होती है, जो नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिमी भारत में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मुख्यतः कहाँ, तो पंजाब में सर्वाधिक 25 सेंटीमीटर, उसके बाद में हरियाणा, राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, उसके बाद में यूपी और बिहार में कहाँ, पटना तक बारिश होती है। कितनी, 3 सेंटीमीटर रह जाती है, 25 से 3 सेंटीमीटर तक रह जाती है। ठीक है। और एक चीज और, ये जो हमारा पूर्वी घाट है, यहाँ भी शीत ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन ये वापस लौटते हुए मानसून, या इसे कहते हैं प्रत्यावर्तित, या प्रत्यावर्तित मानसून, उससे होती है। ठीक है, प्रत्यावर्तित मानसून को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिट्रेटिंग मानसून। ये अभी मैंने ऐसा क्यों बता दिया आपको, क्योंकि आपसे पूछ ले कि पूरे भारत में शीत ऋतु में वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है, तो आप कहोगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, सॉरी उत्तर पश्चिमी भारत में, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। जो कौन सी वर्षा है, मावट है, उसके पीछे का कारण क्या है, भूमध्य सागर। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र, या पश्चिमी कोस्टल, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी बोल दिया क्या, पूर्वी, पूर्वी घाट वाले क्षेत्र, या गलती से अगर पहले ही पश्चिमी बोल दिया तो आप समझ जाना, अभी पूर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए कहा अभी जो आगे मेरे दिमाग में अभी वो चल रही है कि राजस्थान में समर पढ़ाना है, विंटर पढ़ाना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार टाइम काफी हो गया है, ये वीडियो अपने यहाँ तक ही रखेंगे, समर और विंटर करेंगे नेक्स्ट में। ठीक है, तो ये पश्चिम का पूर्व हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो ये क्या है, ये पूर्वी, पूर्वी तटीय क्षेत्र या पूर्वी घाट, यहाँ पर भी शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, और ये क्यों होती है, तो मानसून वापस लौट रहा होता है, इसे प्रत्यावर्तित मानसून या रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग कारण है। ठीक है, तो शीत ऋतु में भारत में 2 क्षेत्रों में वर्षा, दोनों के अलग अलग कारण। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, दिमाग में आगे की चीज चलने लग जाती है कि हाँ इसके बाद ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। तो जब ऐसी स्थिति आए ना, तो चीजें रोक देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दिमाग होता है वहां और हम होते हैं यहाँ। ठीक है, और यहाँ पे कई बार पूर्व का पश्चिम या उत्तर का दक्षिण हो जाता है। तो अपने को गलत कोई फैक्ट गलती से आ जाए या कॉपी में चला जाए, तो ये चीज अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, और दिमाग मेरा अभी पहुंच चुका है कहाँ भाई, शीत ऋतु, और शीत ऋतु से आगे कहाँ, सॉरी शीत ऋतु और शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, वहां दिमाग चला चला गया है, लेकिन अपने को यहाँ तक रोकना है। और ये जो अपने शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही सलीके से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने राजस्थान के क्लाइमेट या राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ लिए हैं भाई, आपके दिमाग में चीजें छप चुकी है। नोट्स जो है वो आज ही मैं टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर डाल दूंगा, और साथ साथ में इसकी जो ये पीडीएफ अपनी बनी है, ये भी वीडियो के जस्ट बाद में नाइट के अंदर आपको सेम टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर उपलब्ध हो जाएगी। क्लियर है सबको, तो जल्दी से देख लेते हैं। आज किया है, इसने शुरुआत तो की कि अपने क्लाइमेट के फैक्टर्स के साथ 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 विंटर और, लेकिन ये नपले करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर अपने ने भाई कहीं ना कहीं याद किया कि पिछले वीडियो, ठीक है, यहाँ से अपने आप में क्वेश्चन बनता है, इसके इसकी हेल्प में सभी को अलग अलग
क्लाइमेटिक जोन्स या जलवायु खंडों में बांटा, ये बहुत काम आएगा आगे भी आपको, जब अपने आगे थानवर्ड कोपेन वगैरह करेंगे तब ये चीजें वापस आएगी। ठीक है, ग्रीस के तब ये चीजें वापस आएगी। तो ध्यान रखना भाई। इसके बाद कहीं ना कहीं हमने कुछ पॉइंट सीधे सीधे याद कर लिए कि कर्क रेखा की वजह से या राजस्थान की अक्षांश स्थिति की वजह से दक्षिण राजस्थान में उष्ण मानसूनी और मुख्यतः उपोष्ण मानसूनी, सूर्य की सबसे सीधी किरणें, से तिरछी किरणें, हनु चूपी, और ये जो राजस्थान की जलवायु है इसे 5 भागों में के वितरण के आधार पर, रेनफॉल के बेसिस पे। इसके बाद में कारक हमने देख लिए कौन से कारक है, और फिर हमने कारक करने शुरू किया बहुत ही कम कौन से जो प्रभावित नहीं कर भी हमने देख लिए। स्थिति समुद्र से ना, ये डायग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी में बनाया था क्योंकि राजस्थान को प्रभावित करता नहीं है, लेकिन स्टिल याद रखना, पूछ ले आपसे बाई चांस कि दिन के समय पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी समीर चलती है, दिशा कौन सी। ठीक है, ये जो पवनों की गति है कहीं ना कहीं समझ गए, प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करती है। तापमान के बदलने पर प्रेशर ग्रेडियंट बदल जाता है, तो ज्यादा वायु दाब से कम वायु दाब की ओर, मोर एयर प्रेशर से लेस एयर प्रेशर की ओर हमेशा विंड्स या पवनों की गति देखने को मिलती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है सॉरी वर्टिकल, ये जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर गति होती है ये कौन सी होती है, एयर या वायु की। और ये जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज गति होती है ये किसकी होती है, पवन या विंड की। इसलिए पवन और विंड्स की स्पीड होती है और एयर या वायु का हमेशा दाब होता है। क्लियर है। इस मरु तो मरुस्थल में हमने एक चीज सीख ली, कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा कारण मानवीय क्रियाएं हैं, और मानवीय क्रियाओं में भी अतिचारण कौन स्थल के बनने का, थार के मरुस्थल। इस बाद में हम इंसुलेशन समझ, ठीक है ये भी थोड़ा समझ लिया, और इससे कहीं ना कहीं हमें पता लग गया कि हमारा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका आप ज्यादा होता है। अगर आपने सोलर प्लेट्स वगैरह अपने यहाँ लगाई है तो आपने कहीं ना कहीं इंसुलेशन वर्ड जरूर सुना होगा भाई। ठीक है, तो ये भी आप सोलर एनर्जी पोटेंशियल है। फिर हमने मध्य सागर समझ जो वर्ड्स याद कर लेना क्या, उसके बाद कोल्ड टेम्परेचर, जब ये आते हैं भारत तो इन्हें कहते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टरबेंस या पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, और इनसे जो वर्षा होती है दिसंबर जनवरी में हल्की वर्षा, उसे कहते हैं मार्च। कहाँ से कहाँ तक होती है। चलिए, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो अपने नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा तकलीफ आने नहीं वाली, बहुत से बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने राजस्थान की जलवायु या क्लाइमेट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ, तो भाई अपना टॉपिक रहेगा विंटर और समर सीजन के साथ। उसके बाद में अपने मानसून को करेंगे, उसके बाद में अपने कोपेन और थानवर्ड को करेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि आजकल का जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर जलवायु से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर अपने हर एक वीडियो से अपने को एक क्वेश्चन मिल गया तो क्या बुराई कुछ नहीं है इसमें, अच्छी बात है। ठीक है, तो सिलेक्शन ही अपना अंतिम लक्ष्य है। मेरी तरफ से इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे, आप अपनी मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।